ऑनलाइन। दादी माँ की कहानी में चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें लेखक शिव प्रसाद सिंह जी के बारे में। तो आइए जानते हैं बच्चों इस पाठ के लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी के बारे में। Shiv Prasad Singh was an Indian writer, university professor, and scholar of the Hindi language. He is well known for writing novels, short stories, and critics in Hindi. He was formerly a professor of Hindi literature in Banaras Hindu University via Wikipedia. Born 19 August 1928, Jalalpur, Gazipur, died 28 September 1998. Alma mater Banaras Hindu University, language Hindi, notable award केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड। पूरा नाम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। जन्म 19 अगस्त 1928। जन्मभूमि जलालपुर गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 28 सितंबर 2008। कर्मभूमि भारत। कर्मक्षेत्र साहित्यकार, अध्यापक। मुख्य रचनाएं नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्हो, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलुष आदि। विषय उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना। भाषा हिंदी। विद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। शिक्षा MA PhD। पुरस्कार उपाधि 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। शिव प्रसाद सिंह जी। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह रेलवे बोर्ड के राजभाषा विभाग के मानद सदस्य भी रहे और साहित्य अकादमी, बिरला फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जैसी अनेक संस्थाओं से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे। आगे और जानते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी के बारे में। जीवन परिचय। इनका जन्म जैसा हमें ज्ञात है 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे प्राय अपने बाबा के जमींदारी वैभव की चर्चा किया करते, लेकिन उस वातावरण से असंपृक्त बिल्कुल पृथक संस्कारों में उनका विकास हुआ। उनके विकास में उनकी दादी माँ, पिता और माँ का विशेष योगदान रहा, इस बात की चर्चा वे प्राय करते थे। दादी माँ की अक्षुण्ण स्मृति अंत तक उन्हें रही और यह उसी का प्रभाव था कि उनकी पहली कहानी भी दादी माँ थी, जिससे हिंदी कहानी को नया आयाम मिला। दादी माँ से नई कहानी का प्रवर्तन स्वीकार किया गया और यही नहीं, यही वह कहानी थी जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तब तक रेणु का आंचलिकता के क्षेत्र में आविर्भाव नहीं हुआ था। बाद में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अपनी कहानियों में आंचलिकता के जो प्रयोग किए वह प्रेमचंद्र और रेणु से पृथक थे। एक प्रकार से दोनों के मध्य का मार्ग था और यही कारण था कि उनकी कहानियां पाठकों को अधिक आकर्षित कर सकी थे। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि जिसकी रचनाओं को साहित्य की नई धारा के प्रवर्तन का श्रेय मिला हो, उसने किसी भी आंदोलन से अपने को नहीं जोड़ा। वे स्वतंत्र एवं अपने ढंग के लेखन में व्यस्त रहे और शायद इसलिए वे कालजयी कहानियाँ और उपन्यास भी लिख सके जो हमारे सामने है। शिक्षा के बारे में बात करें तो 1949 में उदय प्रताप कॉलेज से इंटरमीडिएट कर शिव प्रसाद जी ने 1951 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BA और 1953 में हिंदी में प्रथम श्रेणी में प्रथम MA किया था। स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने MA में कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा पर जो लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, उसकी प्रशंसा राहुल सांगतायन और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी की थी। हालांकि वे द्विवेदी जी के प्रारंभ से ही प्रिय शिष्यों में थे, किंतु उसके पश्चात द्विवेदी जी का विशेष प्यार उन्हें मिलने लगा। द्विवेदी जी के निर्देशन में उन्होंने सूर पूर्व ब्रज भाषा और उसका साहित्य विषय पर शोध संपन्न किया, जो अपने प्रकार का उत्कृष्ट और मौलिक कार्य था। तो आइए बच्चों कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ज्वर, बुखार, शुभचिंतक, अच्छा सोचने वाले, प्रतिकूलता, प्रतिकूल होने की अवस्था, विपरीतता, शीत, ठंडी, निस्तार, समस्या का समाधान और वात्या चक्र अर्थात बवंडर। तो ये कठिन शब्द थे। आइए कहानी से प्रश्नों के समाधान को देखते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई
कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियां, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खासतौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाचे की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनको कर्ज देने के बावजूद भी बिटिया की शादी के लिए आर्थिक मदद की थी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की, फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर इस प्रकार है। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर संभव तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर भी उन्होंने घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नकद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रहीं। आइए बढ़ते हैं कहानी से आगे प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न 1, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। क्वार, इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से सभी का हाल बुरा हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। इसका उत्तर है, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए, नीला सा, आकाश नीला सा हो गया है। रुई से, नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। इस प्रकार से बच्चों सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाषा की बात, दूसरे प्रश्न की ओर। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं, जिसमें छू छू कर और पूछ पूछ कर जैसे वाक्य हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। चलिए देखते हैं इस प्रकार के 5 वाक्य। पहला, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। दूसरा, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। तीसरा, जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। चौथा, बार बार उसके इस सवाल को करने से हम तंग आ गए थे। पांचवा, पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, जिसे कि आपने स्वयं करके देखना है। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है।
ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, पुरिन, चिवड़ा, छौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्म्या शब्द क्रमशः निकास, उद्दृण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप हैं। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा या बोली से एकत्र करके यानी अपने स्थानीय क्षेत्र से एकत्र करके लिखकर दिखाइए। बच्चों, प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें दादी माँ के रूप में एक नए पात्र का परिचय होता है जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही सजग और दयालु प्रवृत्ति की हैं। ऐसे ही हमारे घर के बुजुर्ग बड़े हैं जिनसे हम अनुभवों की सीख, समझ और विस्तार रूप से जीवन का परिचय ग्रहण कर सकते हैं। अतः शिव प्रसाद सिंह जी की इस कहानी से हम यह जानते हैं कि घर में बुजुर्ग या बड़े होने का क्या महत्व है। संयुक्त परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले नवीन और बुजुर्ग बड़ों का तालमेल। किसी को समझने के लिए केवल उनके बाह्य रूप एवं आचरण का आकलन करना उचित नहीं होता है, क्योंकि हृदय सार अंदर की ओर वह कितना कोमल हो सकता है इसका अनुमान लगाना ज़रा कठिन होता है। हाँ, यदि हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करते हैं या फिर अपने परिजनों के साथ मिलकर बैठते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तविक अर्थ में वह हमारे प्रति कितने उदार और दयालु और सुरक्षा करने वाले हैं। तो बताइए बच्चों, आपको यह पाठ, यह कहानी और यह वीडियो किस तरह से लगी।